I welcome all the students of class 10th to this video session. As you know that we have been doing our chapter 2 that is फेडरलिज्म और फेडरलिज्म ऑलमोस्ट आधा चैप्टर हमारा हो गया है और जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया है कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है। यस, इंडिया एक फेडरल कंट्री है और उसके अंदर किस तरह का पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कितने लेवल हैं एंड जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया है आपका बहुत अच्छी तरह डिफाइन कर दिया गया है कि आपकी किस लेवल की कितनी ज्यूरिडिक्शन होगी। उसके बाद हमने कॉन्करेंट लिस्ट देख लिया है, स्टेट लिस्ट देख लिया है और आपका यूनियन लिस्ट देख लिया है। हमने ये भी देख लिया है कि आपका अगर पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट चेंज करना है, उसमें कुछ थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन रेक्टिफिकेशन करना है, उसका प्रोसीजर क्या है। हम पावर शेयरिंग का हल्का सा रेक्टिफिकेशन भी कर सकते हैं, उसका एक प्रोसीजर है, वो हमने देख लिया कि पार्लियामेंट में किस तरह का रेजोल्यूशन आना चाहिए और आपका स्टेट जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उसमें किस तरह का आपका रेजोल्यूशन आना जरूरी है। आफ्टर दैट आई थिंक आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि इंडिया में फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस किया जाता है इंडिया में। ओके, हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस इन इंडिया। उसके लिए हम देखेंगे हम ये देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन अकेला रिस्पॉन्सिबल नहीं है फेडरलिज्म का इम्प्लीमेंटेशन के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया है, अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे और फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं किसी भी कंट्री में। लेट्स टॉक अबाउट इंडिया कि इंडिया में इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुत सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है फेडरलिज्म के। सबसे पहला फैक्टर है आपका लिंग्विस्टिक पॉलिसी। लिंग्विस्टिक स्टेट बनाए गए हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, तो वो स्टेट कैसे बने हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल है। उसी का ध्यान रखते हुए हमें फेडरलिज्म में मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। उसके बाद लैंग्वेज पॉलिसी। लैंग्वेज पॉलिसी, एज यू नो, इंडिया बहुत डाइवर्स कंट्री है, हर स्टेट में बहुत तरह की लैंग्वेज बोली जाती हैं। अगर सभी ये डिमांड करनी शुरू कर दें कि हम अपना जो स्टेट है अपनी लैंग्वेज के बेस पे बनाएंगे, तो ये तो बहुत टफ हो जाएगा ना इंडिया को मतलब स्टेबल रखने के लिए। तो एक लैंग्वेज पॉलिसी बनाई गई जिसमें हमें बहुत इंपॉर्टेंट आंसर मिलने वाले हैं। जैसे कि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है, जो हिंदी है क्या हमारी नेशनल लैंग्वेज है, हिंदी क्या हमारी नेशनल लैंग्वेज है या ऑफिशियल लैंग्वेज है या हमारी मातृभाषा है, क्या है। तो इन सभी कंफ्यूजन, इन सभी क्वेश्चन का आंसर वी विल गेट दैट इन दिस लेक्चर। हम सबका आंसर इस लेक्चर में मिल जाएगा। उसके बाद आपका सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे कि लैंग्वेज पॉलिसी इंडिया में क्या है, और ताकि सभी लैंग्वेज को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाए। कॉन्स्टिट्यूशन में आपका 8th शेड्यूल के अंदर 21 लैंग्वेजेस या 22 हो गई होंगी, अब आप देख लेना, ऐड की गई हैं, जिससे हर लैंग्वेज को इक्वल इंपॉर्टेंस मिल रही है। उसके बाद हम जो थर्ड पॉइंट है, पहला हमने देखा लिंग्विस्टिक स्टेट्स, दूसरा देखा लैंग्वेज पॉलिसी और तीसरा है आपका सेंटर और स्टेट रिलेशनशिप, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीन जो फैक्टर्स है ना आपके बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ, ताकि आपका फेडरलिज्म प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट हो सके इंडिया के अंदर। तो सेंट्रल स्टेट रिलेशन में हम क्या देखने वाले हैं, कोएलिशन गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट, कैसे कोएलिशन गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट ने आपका ऑटोनोमी को डेमोक्रेसी में चेंज किया। डेमोक्रेटिक कंट्री में भी ऑटोक्रेसी हो सकती है, लेकिन जब तक आपका कोएलिशन गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है ना, तब तक आपका ऑटोक्रेसी नहीं हो सकती। वो हम डिटेल में देखेंगे इस चैप्टर में। आई थिंक आपको एक ओवरव्यू मिल गया है कि व्हाट वी विल आर डूइंग इन दिस चैप्टर। लेट्स कंटिन्यू। ओके, इन द लास्ट लेक्चर वी हैव सीन, हमने देख लिया कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है, 7 जो फीचर्स थी इम्प्लीमेंट करके देखा और हमें पता चल गया कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है। ओके, हमने ये भी देख लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपका बिल्कुल क्लियरली मेंशन है कि किस लेवल को कितना ज्यूरिडिक्शन दिया गया है। अगर किसी तरह का डिस्प्यूट आपका होता है डिफरेंट लेवल्स के बीच में, तो हमारा जुडिशरी यानी कोर्ट बीच में आ जाता है और एम्पायर की तरह एक्ट करके सॉल्यूशन निकाल देता है। चलो, हमने देख लिया है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि फेडरलिज्म तो है इंडिया में, चलो, और ये फेडरलिज्म प्रैक्टिस कैसे किया जाता है। हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस, इसे प्रैक्टिस कैसे किया जाता है ये देखते हैं। अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि केवल कॉन्स्टिट्यूशन का साफ साफ लिखा होना, कॉन्स्टिट्यूशन में ये बिल्कुल क्लियरली लिखा होना कि किस लेवल का ज्यूरिडिक्शन, किस लेवल का
मतलब सेंट्रल या स्टेट या म्यूनसिपलिटी का किसका कितना ज्यूरिडिक्शन साफ साफ लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। केवल ये सफिशिएंट नहीं है कि इंडिया में फेडरल अच्छी तरह काम करे। ये जो फेडरलिज्म अच्छी तरह काम कर रहा है इसके पीछे कुछ एक और रीजन है। ठीक है, अच्छी बात है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है किसको क्या फंक्शन करने हैं, बस उसके साथ साथ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, आपका डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का जो नेचर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया में। हम इंडिया में देखते हैं, हम इंडिया में देख पा रहे हैं कि हम एक दूसरे की जो लैंग्वेज है उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे का जो कल्चर है एक दूसरे स्टेट का या पूरे इंडिया का उसका हम रिस्पेक्ट करते हैं, और जितने भी रिचुअल्स हैं हम एक दूसरे के फंक्शंस अटेंड करते हैं। एक तरह से हमारी कंट्री में यूनिटी है, हमारी कंट्री के अंदर यूनिटी है इन डाइवर्सिटी। कितनी भी डाइवर्सिटी हो लेकिन अल्टीमेटली हमारी कंट्री के अंदर बहुत अच्छी यूनिटी है, और हम तो ये यूनिटी बनाए रही हैं। साथ साथ आपकी जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, जो आपकी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है या जो हमारी कंट्री की जो गवर्नमेंट्स हैं वो भी बहुत अच्छा साथ दे रही हैं इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में। अब हम 3 फैक्टर्स देख लेते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिसमें गवर्नमेंट हेल्प कर रही है कि हमारी कंट्री में जो फेडरलिज्म वाला प्रिंसिपल या एक्सपेरिमेंट या कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छी तरह इम्प्लीमेंट कैसे हो सकता है। पहला है आपका लिंग्विस्टिक स्टेट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कैसे मतलब आपका लिंग्विस्टिक स्टेट बनाए हैं, ठीक है, किस तरह इम्प्लीमेंट किए हैं, अभी देखते हैं हम इसको। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छी तरह इम्प्लीमेंट हो रहा है इंडिया के अंदर। उसके बहुत सारे फैक्टर है। हम लोग तो चाहते हैं, जो कॉमन पीपल है वो चाहता है कि हाँ हम सब मिल कर रहे हैं। साथ साथ गवर्नमेंट भी आपका इस तरह की पॉलिसीज बना रही है ताकि फेडरलिज्म वाला कॉन्सेप्ट अच्छी तरह इम्प्लीमेंट हो सके इंडिया के अंदर। हम देख सकते हैं 1947 आज़ादी के टाइम के बाद से आपका जो यूनियन ऑफ स्टेट्स बने हैं वो उसमें काफ़ी चेंज आया है। लाइक बड़े स्टेट जो पहले थे वो छोटे बना दिए गए हैं, और फिर छोटे स्टेट भी आपके लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर, आई एम नॉट सेइंग लैंग्वेज के बेस पे, मैं कह रहा हूँ लिंग्विस्टिक बेसिस पे आपके जो स्टेट्स हैं वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिए गए हैं। लाइक सम स्टेट्स वर क्रिएटेड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। भाई आपकी फॉर एग्जाम्पल आप बांग्ला बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं आप अलग रहना शुरू कर देंगे, यार बांग्ला वालों को अलग कंट्री दे दो, या आप असमीज बोल रहे हैं तो आप पूरा असम अलग बना लो, या फिर ऐसा आसाम में आप देख पा रहे होंगे डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज बोली जाती हैं, ठीक है, बांग्ला भी बोली जाती है। इसका मतलब असम के पार्ट करके, छोटे छोटे पार्ट करके आप ऐसा नहीं कर सकते कि जो असमीज बोल रहा है वो अलग रहेगा और जो बांग्ला बोल रहा है वो अलग अपना पार्ट ले लेगा, ऐसा नहीं है। इस तरह तो फिर क्या होगा, आपकी कंट्री डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। हमारी कंट्री की जो स्पेशलिटी है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी कैसे है कि हमने जो स्टेट डिवाइड किए हैं वो लैंग्वेज बेस पे नहीं किए हैं। सम स्टेट्स वर क्रिएटेड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज बट टू रिकॉग्नाइज डिफरेंसेस बेस्ड ऑन कल्चर, इथेनिसिटी और जियोग्राफी। हमने कल्चर, रिचुअल, जो आपकी हैबिट्स हैं, अलग रहने का तरीका, पहनने का कपड़े का ट्रेडिशन अलग है, इथेनिसिटी अलग है, मतलब डिफरेंट ग्रुप्स जो बन गए हैं कल्चर के बेस पे, उनके बेस पे हमने कुछ एक रीजन्स डिवाइड कर दिए हैं। लाइक नागालैंड का कल्चर थोड़ा अलग है, हमने उसको थोड़ा अलग डिवाइड कर दिया। उत्तराखंड आपका बताना मुझे कि किस स्टेट से तोड़कर बनाया गया है, और झारखंड आपका पहले किस स्टेट का पार्ट था, अब ये अलग कर दिया गया है आपका कल्चर के बेस पे। तो बेसिकली हम यहाँ देख पा रहे होंगे लिंग्विस्टिक स्टेट क्या होते हैं कि बेसिकली इंडिया में आपका जो स्टेट्स धीरे धीरे डिवाइड किए जा रहे हैं ना, वो आपका लैंग्वेज बेसिस पे नहीं हो रहे थे, वो आपके शुरू में कल्चर, इथेनिसिटी और ज्योग्राफी के बेस पे आपके डिवाइड किए गए थे, जैसे कि आपका नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड। आई थिंक ये आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। हमने लास्ट पेज पे देखा कि जो आपका स्टेट्स डिवाइड किए गए थे, बड़े स्टेट से छोटे डिवाइड कर दिए गए थे, वो आपके कल्चर बेस पे किए गए थे, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। बट धीरे धीरे क्या हुआ
कि लैंग्वेज के बेस पे भी स्टेट डिवाइड करने की डिमांड कर दी गई बहुत सारे लोगों के द्वारा। तो पहले तो क्या हुआ, हाँ एक दो स्टेट्स डिवाइड कर दिए गए थे लैंग्वेज बेस पे भी, फिर लेकिन गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं ये डर था, गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं ये डर था, सम नेशनल लीडर्स फियर दैट इट वुड लीड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ कंट्री। अगर ऑब्वियस सी बात है, जब एक स्टेट को आपने डिक्लेयर कर दिया है, लैंग्वेज बेस पे डिवाइड कर दिया है, इसका मतलब जो बाकी स्टेट्स हैं या बाकी स्टेट के जो पीपल हैं वो भी कहीं ना कहीं अपनी लैंग्वेज बेस पे डिवीजन चाहेंगे। तो इससे अल्टीमेटली होगा क्या, इससे अल्टीमेटली डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा। ये उन लोगों की सोच थी इंडिपेंडेंस के थोड़े समय बाद तक। बट the experiences has shown that the formation of linguistic state has actually made the country more united। मतलब अगर आप पहले, हाँ इंडिपेंडेंस के बाद उन्हें डर था कि इतनी मेहनत से जब हमने आज़ादी पाई है 1947 के बाद आज़ादी मिली है, इतनी मेहनत से हम अगर कंट्री को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो डिसइंटीग्रेशन होता चला जाएगा। और ऐसी आज़ादी का मतलब ही क्या, जब आपका दोबारा आपकी जो कंट्री है वो दोबारा डिवाइड हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो लीडर्स थे उन्हें डर था। बट बाद में 1960s में आपका जो पंजाब है उससे हरियाणा अलग कर दिया गया था क्योंकि लैंग्वेज इशू था। आपका मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, हुआ 1961 में हुआ क्या था, जो आपका हरियाणा है ना वो आपका पंजाब का पार्ट था और पंजाब में पंजाबी लैंग्वेज बोली जाती थी और हरियाणा के अंदर आपकी हरियाणवी बोली जाती जो कि हिंदी की एक डायलेक्ट लैंग्वेज है, मतलब एक टाइप की आपकी हिंदी टाइप की लैंग्वेज है, लैंग्वेज नहीं बोली कह सकते हैं आपकी हरियाणवी। तो हरियाणा को अलग कर दिया गया था पंजाब से ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज इशू। उससे ही बोलते हैं हम आपका लिंग्विस्टिक स्टेट बेसिकली होते वही हैं जो आपके लैंग्वेज के बेस पे डिवाइड कर दिए गए हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो शुरू में इंडिपेंडेंस के बाद आपके जो लीडर्स थे उन्हें कहीं ना कहीं ये डर था कि इससे आपकी कंट्री में डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा। बट बाद के एक्सपीरियंस 1960 1970s में जैसे जैसे स्टेट फॉर्म हुए तो लगने लगा कि हाँ अगर हम आपका लिंग्विस्टिक स्टेट बनाएं यानी लैंग्वेज के बेस पर डिवीजन करें तो ये आपकी कंट्री को डिसइंटीग्रेट नहीं कर रहा है, बाकी ये आपकी कंट्री का जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना वो इजी कर रहा है। लिंग्विस्टिक स्टेट आपकी कंट्री के जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो करने का तरीका है उसको आसान कर रहा है इन द लॉन्ग रन। आपको समझ में आया? मैं ये कह रहा हूँ शुरू में लगा कि हाँ लैंग्वेज बेस पे अगर आप कंट्री को डिवाइड करेंगे तो वो डिसइंटीग्रेशन होगा, बट बाद में 1960 1970 80s में जब ये लिंग्विस्टिक स्टेट बनाने शुरू कर दिए तो कहीं ना कहीं ये रियलाइज हो गया कि हाँ हम लैंग्वेज पे डिवाइड करके स्टेट्स को ठीक कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, एक तो आपका एडमिनिस्ट्रेशन करना आसान हो रहा है और कंट्री भी आपकी ज़्यादा यूनाइट हो रही है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ द सेकंड पॉइंट इज आवर लैंग्वेज पॉलिसी। हमने देख लिया लिंग्विस्टिक स्टेट के बारे में, हमने देख लिया कि जो उसकी फॉर्मेशन हो रही है वो कहीं ना कहीं आपकी कंट्री को यूनाइट ही कर रही है। दूसरा पार्ट है आपका लैंग्वेज पॉलिसी। अब लैंग्वेज पॉलिसी में हम क्या देखने वाले हैं कि इंडिया में बहुत तरह की लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, लेकिन किसी भी लैंग्वेज को ज़्यादा एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं दिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। हम हिंदी के बारे में बात करते हैं। हिंदी आपकी 40%, हिंदी इज़ द मदर टंग ऑफ ओनली 40% ऑफ इंडियंस। 40% इंडियंस के द्वारा आपकी हिंदी बोली जा रही है, लेकिन फिर भी आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी ऑफ द लैंग्वेज। अब तक किसी भी तरह की लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का टैग नहीं दिया गया। हिंदी, कई लोगों में मिसकंसेप्शन है, कई लोगों में भ्रांति है कि हिंदी आपकी नेशनल लैंग्वेज है। नहीं, हिंदी आपकी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, हिंदी आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसे चाहे 40% इंडियंस बोलते हो हिंदी को, लेकिन फिर भी ये आपकी नेशनल लैंग्वेज नहीं
घोषित की गई, ये आपकी सिंपल एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। आई थिंक आपको ये डाउट क्लियर हुआ होगा आज कि हिंदी आपकी नेशनल या राष्ट्रीय भाषा नहीं है, वो आपकी केवल एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। और ऐसा क्यों किया गया? आल्दो सबसे ज़्यादा जो बोलने वाली जो भाषा है, जो लैंग्वेज है इंडिया के अंदर, 40% लोग उसे बोलते हैं। बाकी ये डाटा बढ़ के अब बढ़ ही गया होगा, ये 40% ज़्यादा हो गया होगा। हिंदी को बोलने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन किसी भी तरह की लैंग्वेज को बॉयकॉट नहीं कर सकते। बांग्ला को हम नहीं रोक सकते, असमी को नहीं रोक सकते। हर लैंग्वेज को इक्वल इंपॉर्टेंस दी गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया गया, केवल हर स्टेट की अलग अलग ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दी गई हैं। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। और आप अब अगर देखें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपका 9th शेड्यूल के अंदर, बेसिकली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो डिफरेंट शेड्यूल यानी पार्ट्स में डिवाइडेड है। और जिसमें जो 9th शेड्यूल है, आई थिंक वो डील करता है आपका लैंग्वेजेस के बारे में। उसमें आपकी 21 लैंग्वेजेस लिख दी गई हैं। 21 लैंग्वेज ऐसी दे दी गई हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस की है। मतलब अगर एक कैंडिडेट सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम दे रहा है तो उसके पास ऑप्शन है, वो आंसर राइटिंग में अपना इन 21 लैंग्वेजेस में से कोई भी सेलेक्ट करके अपना आंसर लिख सकता है। उसका जो कैंडिडेट का पेपर आएगा वो उसकी चूज की हुई लैंग्वेज में आएगा और उसी चूज की हुई लैंग्वेज में वो अपना पेपर लिखेगा। लाइक इफ यू टॉक अबाउट द स्टूडेंट्स जो हमारे नवाड़ा में आए थे, मतलब नवाड़ा से हमारे स्कूल में आए थे, वो अपना जो एसएस का पेपर लिखते थे वो हिंदी में लिखते थे, उनके ऊपर किसी भी तरह की फाउंडेशन नहीं थी। तो इन द सेम मैनर अगर कोई कैंडिडेट आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एग्जाम देता है तो उसके पास पूरी छूट है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल 9th शेड्यूल में 21 जो लैंग्वेजेस लिखी गई हैं उनमें से वो कोई भी सिलेक्ट कर सकता है जो उसे सबसे अच्छी तरीके से आ सकती है। तो नाउ यू कैन सी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है कितना ब्यूटीफुल तरीके से लिखा गया है कि हर चीज को इक्वल इंपॉर्टेंस दी गई है इंडिया के अंदर। नाउ हम देख चुके हैं दो पैरामीटर बेसिकली हमारी कंट्री में यूनिटी क्यों है, मतलब गवर्नमेंट ने ऐसे ऐसे क्या क्या रिफॉर्म किए हैं। पहले तो हमने देखा है कि आपका लिंग्विस्टिक स्टेट वाला कॉन्सेप्ट देख चुके हैं। उसके बाद हम देख चुके हैं लैंग्वेज पॉलिसी देख चुके हैं हम, गवर्नमेंट ने किस तरह आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत खूबसूरती से लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में लिखा गया है। नाउ थर्ड पॉइंट जो लास्ट है वो है आपका सेंटर और स्टेट रिलेशन के बीच में। सेंटर और स्टेट का रिलेशन कैसे इंपॉर्टेंट है हम देखते हैं। हमने देखा है कि आपका इंडिया के अंदर फेडरेशन है और जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शन होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपका सेंट्रल गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट बनी है, मतलब सेंट्रल लेवल पे जो गवर्नमेंट बनी है और जो स्टेट लेवल पे जो गवर्नमेंट बनी है, अगर वो सेम बन जाती है तो क्या होगा? एक तरह से ऑटोनॉमी हो जाएगी ना। मतलब अगर आपकी एक ही गवर्नमेंट, लाइक मैं आपका एक एग्जांपल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल बीजेपी, अगर आपकी बीजेपी सेंट्रल में भी आ जाती है और स्टेट में भी आ जाती है तो ये क्या करेगी? ये दोनों मिलके अपनी मनमर्जी से अपने सब रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने शुरू कर देंगे। अल्टीमेटली क्या होगा? ऑटोनॉमी आ जाएगी ना, मतलब डेमोक्रेसी तो रहेगी नहीं। ये अपनी मनमर्जी से सारा कॉन्स्टिट्यूशन या सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे। तो इसे रोकने के लिए एक कॉन्सेप्ट धीरे धीरे डेवलप हुआ जो कहा जाता है आपका सेंटर और स्टेट रिलेशन। जनरली शुरू में ऐसे सिचुएशन बहुत बार आई हैं कि सेंटर और स्टेट में एक ही गवर्नमेंट ने रूल किया है और कहीं ना कहीं हम देखेंगे इस तरह की चीज़ें भी हुई हैं कि ऑटोनोमा वाली कंडीशन अराइज हुई हैं। ठीक है, तो उससे धीरे धीरे अब फिर क्या हुआ, जब 1990 में जो स्टेट वाइज एक रीजनल पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई। पहले केवल 2-3 मेजर पार्टी थी, फिर धीरे धीरे छोटी छोटी पार्टी ग्रो करना शुरू कर दिया। फॉर एग्जांपल इलेक्शन होते हैं और जो आपकी बड़ी बड़ी पार्टियां लाइक आपकी कांग्रेस है, आपकी बीजेपी, और इनकी किसी स्टेट में मेजोरिटी नहीं बन पाई तो ये क्या करेंगे? हमने देखा है कॉन्सेप्ट ऑफ कोएलिशन गवर्नमेंट। ये क्या करेंगे? आपका जो लोकल अपनी पूरी मेजोरिटी बनाने के लिए क्या करेंगे? आपका
किसी भी स्टेट की जो लोकल गवर्नमेंट है उसके साथ टाई अप कर लेंगे। फॉर एग्जांपल कांग्रेस ने टाई अप कर लिया आपका अकाली दल के साथ, कोई या मान लो एग्जांपल है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, इसका सत्यता से किसी भी तरह का सरोकार नहीं है। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि मैं ये सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, इनका रियल सिचुएशन से कोई ज़्यादा इतना रिलेशन नहीं है। फॉर एग्जांपल आपकी कांग्रेस है, पंजाब में फॉर एग्जांपल इलेक्शन होते हैं और कांग्रेस की मेजोरिटी नहीं बन रही, तो वो क्या करेगी, अकाली दल के साथ, वहाँ एक लोकल पार्टी है वो अकाली दल, उसके साथ कोएलिशन कर लेगी और अपनी मेजोरिटी पूरी कर लेगी, यानी 50% से अपने ज़्यादा वोट कर लेगी, तो इसकी कांग्रेस और अकाली दल की गवर्नमेंट बन गई है। तो पहले क्या होता था, कांग्रेस मतलब एक पार्टी अगर सेंटर पे भी और स्टेट पे तो वो अपनी मनमर्जी करती थी, लेकिन अब क्या हुआ है, धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी नई छोटी छोटी पार्टी डेवलप करना शुरू कर रही हैं, तो इन बड़ी बड़ी पार्टी को उनके साथ कई बार कोएलिशन बनाना पड़ जाता है। अब जब कोएलिशन बन गया, इसका मतलब क्या होगा, अब कांग्रेस अपनी मनमानी नहीं कर पाएगी ना, उसे कहीं ना कहीं अकाली दल से पूछना पड़ेगा अगर वो कोई भी आपका रूल एंड रेगुलेशन बनाती है। तो इस तरह ऑटोनोमी धीरे धीरे खत्म हो गई। थोड़े समय पहले तक कांग्रेस की अगर सरकार सेंटर और स्टेट दोनों पे है तो वो ऑटोनोमी कर सकती थी, बट कोएलिशन गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, कांग्रेस अपनी मनमर्जी नहीं चला सकती, क्योंकि अकाली दल के साथ मिलकर इसने अपनी गवर्नमेंट बनाई है, तो कांग्रेस को इससे पूछना पड़ेगा, या अकाली दल अगर कुछ चेंज करना चाहता है उसे कांग्रेस से पूछना पड़ेगा। इस तरह आपकी सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में एक टाई अप हो गया कि वो अपनी मनमर्जी से ज़्यादा रिफॉर्म्स नहीं ला सकते, उसे कोएलिशन गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट में जिनके साथ कोएलिशन किया है उनका भी कंसेंट लेना जरूरी है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह पहले आपकी ऑटोनॉमी थी, एक सिंपल गवर्नमेंट बन जाती थी स्टेट और सेंटर दोनों में, वो अपनी मनमर्जी कर सकती थी। बट धीरे 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 1990s के बाद में क्या हुआ, कॉन्सेप्ट ऑफ रीजनल पार्टी आना शुरू हो गया। अब जब इतनी सारी पार्टी लड़ेंगी कुछ तो वोट मिलेगी ना, कुछ तो वोट मिलेगी ना उनको, तो इससे क्या होगा कि कुछ एक वोट जो आपकी बड़ी बड़ी पार्टी है उनकी खींच लेंगी वो छोटी पार्टीज। तो मजबूरी में क्या होगा, मेजोरिटी बनाने के लिए उन बड़ी जो गवर्नमेंट्स हैं, बड़ी जो आपकी पार्टीज हैं, उनको कोएलिशन करना पड़ेगा छोटी पार्टीज के साथ। अब कोएलिशन तो कर लिया, लेकिन जब वो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगी तो उनसे पूछना भी तो पड़ेगा ना, वो अपनी मनमर्जी नहीं कर पाएगी ना। तो अब देख पा रहे हैं, पहले जो आपकी पार्टी ऑटोनोमी कर सकती थी, अब कोएलिशन गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट में उसको जो दूसरी पार्टी है उनसे पूछना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आपका कोएलिशन गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट आया है, उसने आपका सेंटर और स्टेट का जो रिलेशन है उसको कहीं ना कहीं इम्प्रूव किया है और ऑटोनोमी को रोकना उसने शुरू कर दिया है, आपकी डेमोक्रेसी परसिस्ट कर रही है। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। हमने बेसिकली इस टॉपिक में क्या देखा, केवल कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होना सफिशिएंट नहीं है फेडरलिज्म आपका ढंग से काम करे। हम लोगों को कुछ एक और भी चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए अपनी यूनिटी को मेंटेन रखने के लिए। जैसे हमने लिंग्विस्टिक स्टेट देखा, आपके लिंग्विस्टिक स्टेट बनाए गए लैंग्वेज के बेस पे, जिसने आपकी कंट्री को ज़्यादा यूनाइट कर दिया। उसके बाद है आपकी लैंग्वेज पॉलिसी। किसी भी लैंग्वेज को ज़्यादा अहमियत नहीं दी गई, हर लैंग्वेज को उसका प्रपोर्शन दिया गया है। हाँ, कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हाँ, अपनी स्टेट की आप लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं एज योर ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल काम के लिए आप अपनी लोकल लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, इसमें आप थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, ये जो मैं शेड्यूल के बारे में बात की थी ना कि आपकी जो 21 लैंग्वेज जो नई एडअप की गई हैं, जो आपकी ये 21 जो लैंग्वेज एडअप की गई हैं, ये आपके 9th शेड्यूल में नहीं ऐड की गई कॉन्स्टिट्यूशन में, ये आपके 8th शेड्यूल में ऐड की गई हैं। तो आप इसको करेक्ट कर लेना। हालांकि इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो शेड्यूल में ऐड की गई हैं ये 21 लैंग्वेज, वो की गई हैं आपकी 8 शेड्यूल के अंदर। तो क्या हमने लैंग्वेज पॉलिसी भी देख ली। उसके बाद हमने देखा सेंटर और स्टेट रिलेशन। थर्ड पॉइंट है आपका सेंटर और स्टेट रिलेशन। कैसे कोएलिशन गवर्नमेंट आपका सेंटर और स्टेट के बीच में जो बॉन्ड है उसको ज़्यादा पावरफुल बना रहा है।
अब किसी भी तरह की ऑटोनॉमी नहीं चलेगी। कोएलिशन गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट से क्या होगा, आपका डेमोक्रेसी आपकी परसिस्ट करेगी और आपका ऑटोनॉमी खत्म हो जाएगी। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है देन यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू वेरी मच।